रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है? देखो कि मान लो कि कोई एक पात्र है जिसके अंदर गैस है, उस गैस में बहुत से अणु होते हैं, अलग अलग अणुओं का वेग अलग अलग होता है। मान लो कि कोई गैस है, उसके किसी अणु का वेग v1 है, किसी का v2 है, किसी का v3 है, किसी का v4 है, किसी का v5 है, किसी का v6 है। यानी कि गैस के सभी अणुओं का वेग एक जैसा नहीं होता है। गैस के अलग अलग अणुओं का वेग अलग अलग होता है। तो कौन सा वेग काम में लें उसे बताने के लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बताई जाती है कि आप VRMS ज्ञात करने के लिए, VRMS का मतलब रूट है, रूट का मतलब क्या होता है? अंडरूट, रूट मीन स्क्वेयर। आप इसको उल्टा करो, पहले स्क्वेयर करो, प्रत्येक वेग है उसकी स्क्वेयर कर दो, v1 की स्क्वेयर, v2 की स्क्वेयर, v3 की स्क्वेयर, जितने भी वेग हैं उनकी स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयर कर कर इनको जोड़ दो। मीन, मीन का मतलब माध्य। माध्य क्या होता है? जितने भी स्क्वायर हैं उनको जोड़कर उसका माध्य कर लो। माध्य का मतलब जितने भी अणु हैं उनका भाग दे दो। मान लो v1 वेग वाले अणुओं की संख्या n1 है, v2 वेग वाले अणुओं की संख्या n2 है, v3 वेग वाले अणुओं की संख्या n3 है। जितने भी अणुओं का जोड़ हो जाएगा तो ये जोड़ तो गैस की कुल अणुओं की संख्या की इक्वल आएगा, यानी कि v1 की स्क्वायर प्लस v2 की स्क्वायर प्लस v3 की स्क्वायर प्लस जितने भी हैं। और गैस के अणुओं की संख्या को अपने बड़ा n मान लें या छोटा n मान लें तो उसका भाग दे दिया जाए। मान लो कि यहाँ पर अपने मान लें कि ये क्या हो गया, VRMS, वर्ग माध्य मूल वेग। और बड़ा N क्या है? यहाँ पर गैस के कुल अणुओं की संख्या। गैस की कुल अणुओं की संख्या क्या होती है? अपने जितने मान लो कि N1 प्लस N2 जितने भी गैस के अणु हैं उनका भाग दे दिया जाए, तो ये बड़ा N कहते हैं अपने गैस के अणुओं की कुल संख्या। तो आप सीधा सा सूत्र याद रखो कि सब स्क्वायर कर कर जितनी भी संख्या है उसका भाग देकर उसका अंडरूट कर दो, तो वो क्या आ जाएगा? VRMS आ जाएगा, यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग आ जाएगा, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी। अपने केटीजी से कैसे ज्ञात करें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को? केटीजी ने कहा था कि पात्र के अंदर कोई गैस है तो पात्र की दीवारों पर क्या लगाती है? एक दाब लगाती है। उस दाब का मान बताया था कि 1/3 mnv की स्क्वायर अपॉन v होता है। तो देखो इसमें कि पात्र की दीवारों पर लगने वाला दाब 1/3 रो VRMS की स्क्वायर होता है। और इसको थोड़ा सा और आगे हल करें तो 1/3 रो क्या होता है? गैस का घनत्व, गैस का कुल द्रव्यमान अपन गैस का कुल आयतन, VRMS की स्क्वायर। गैस में अणुओं की संख्या मान लो कि तो बड़ा N माना है, आप छोटा n भी लिख सकते हो गैस में कुल अणुओं की संख्या को। ये n गैस की कुल अणुओं की संख्या है, तो गैस की कुल अणुओं की संख्या को अपने छोटा n मान लें, यहाँ पर एक अणु का द्रव्यमान m मान लें, तो ये सूत्र क्या हो जाएगा? VRMS की स्क्वायर। तो ये सूत्र, मुख्य सूत्र अपने यही लिखते हैं, P बराबर 1/3 mnv की स्क्वायर अपॉन v। तो ये तो पात्र का आयतन है, ये वर्ग माध्य मूल वेग होता है। तो इस सूत्र से यहाँ पर वर्ग माध्य मूल वेग निकाल लें, तो इसकी जगह तो बड़ा m लिख देंगे। इसका कुल द्रव्यमान है, यहाँ से 3v को इधर ले जाए तो क्या आ जाएगा? 3v को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? 3pv। और बटे m को इधर ले आए तो क्या आ जाएगा? 3pv बटे m बराबर क्या हो जाएगा? VRMS की स्क्वायर। और VRMS ही निकालना हो अपने को, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? इसका अंडरूट। यानी कि कुल मिलाकर क्या हुआ कि VRMS का मान क्या होता है? 3pv बटे बड़ा M। बड़ा M क्या है यहाँ पर? P क्या है? P गैस का कुल दाब है।
पी है वो कुल दाब है, टोटल प्रेशर है। वी क्या है, कुल आयतन है, जो गैस का कुल आयतन है वो है। बड़ा एम क्या है, गैस का कुल मास है, कुल द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान है। और V क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग है। यानी कि VRMS का जो इसको इस प्रकार से करने से जो मान आता है वो क्या होता है, वो ये होता है, देखो ध्यान से। और ये आ चुका है 3 PV/m। ये आ गया। अपने इस पर आदर्श गैस समीकरण लगा दें। आदर्श गैस समीकरण क्या कहती है, वो क्या कहती है, ये कहती है PV बराबर nRT। एक मोल के लिए क्या हो जाएगी, PV बराबर RT। PV बराबर nRT होता है एक मोल के लिए। n यहाँ पर मोलों की संख्या होती है, एक मोल के लिए क्या हो जाएगी, PV बराबर RT। एक मोल के लिए अपने हो जाएगी यहाँ पर PV बराबर RT। और PV की जगह RT लिख सकते हैं अपने एक मोल के लिए। तो यहाँ पर सूत्र क्या लिख सकते हैं, PV की जगह RT लिख सकते हैं एक मोल के लिए। एक मोल का द्रव्यमान, ये गैस का कुल द्रव्यमान है। जब गैस का मोल एक हो तो उस समय द्रव्यमान को अणु भार कह सकती हैं। यहाँ पर गैस के कुल द्रव्यमान को अणु भार नहीं कह सकते, अणु भार तभी कह सकते हैं जब एक मोल हो। तो RT इधर होगा तब MW होगा। MW क्या है, गैस का अणु भार है। MW क्या है, यहाँ पर गैस का अणु भार है। और गैस का अणु भार क्या होता है, मोलिकुलर वेट है। ऑक्सीजन है तो मोलिकुलर वेट कितना होता है, 32। नाइट्रोजन है तो 28। हाइड्रोजन है तो 2। HCl है तो 35.5 रेक 36.5। इस प्रकार से आप बता सकते हो कि अणु भार। और R क्या है, R गैस नियतांक है। और गैस नियतांक R का मान जानते हो ना आप लोग, R का मान होता है 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। जूल प्रति केल्विन प्रति मोल 8.3। एक और आगे लिखना चाहो तो 1416 आता है। 8.31416 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल R का। R का मान अलग अलग मात्रकों में अलग अलग होता है। R का मान ये भी होता है, यहां पर जूल की जगह अर्ग लिख दो तो क्या आ जाएगा, 8.31416 × 10⁻7। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर जूल की जगह अर्ग, क्योंकि आप जानते हो एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होती हैं। तो अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल है। और R का मान आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.0821। ये मान होगा लीटर एटमॉस्फेयर। कहाँ से आई है, PV बराबर क्या होता है, nRT। R निकालना हो तो NT को इधर ले जाओ। P तो आ गया एटमॉस्फेयर में, V आ गया लीटर में, तो लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल प्रति केल्विन। प्रति मोल और प्रति आपका मात्रा क्या होता है, केल्विन। प्रति मोल प्रति केल्विन, लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल प्रति केल्विन। एटमॉस्फेयर की जगह बार लिख दिया जाए तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर यदि बार लिख दिया जाए तो बार लिखते ही यहाँ पर 1 की बजाय 2 हो जाता है, 821 की बजाय 822 हो जाता है। तो यार के मान भी ध्यान रखना कि यार का मान कौन सा लेना है अपने को। ऐसा ही मात्र क्या होता है, ऊपर लिखा है वो तो जरूर याद रखना। लेकिन आप न्यूमेरिकल में ये भी, यानी कि आप आयतन को यदि लीटर में ले रही हो, ऊपर वाला जूल में इस प्रकार से लेओगे तो आयतन को मीटर की क्यूब में लेना पड़ेगा। और आयतन को यदि लीटर में ले रही हो तो, और एटमॉस्फेयर दाब एटमॉस्फेयर में ले रही हो तो यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि दाब यहाँ पर बार के बजाय एटमॉस्फेयर में ले रहे हो तो 821। और
बार में लोगे तो 822, क्योंकि आप जानते हो कि एक एटमॉस्फेयर बराबर है 1.013 इंटू 10⁵ जूल होते हैं, और एक बार बराबर क्या होता है 1 इंटू 10⁵ जूल होता है। यानी कि इसमें सीधा ही 10⁵ आता है। तो आप थोड़ा मात्रकों का भी ध्यान रखना। तो ये तो था वर्ग माध्य मूल वेग। तो एक वर्ग माध्य मूल वेग को ऐसे भी लिख सकते हो आप, VRMS बराबर 3PV/m आ गया, यानी कि 3PV/m। और द्रव्यमान अपॉन आयतन क्या लिख सकते हो आप, गंतव्य। तो VRMS को एक लिखने का तरीका और हो जाएगा कि VRMS इजिकल टू 3P और द्रव्यमान अपॉन आयतन क्या हो जाएगा, गंतव्य। गंतव्य को आप कैसे लिख दो, D से लिख दो। चाहिए D क्या है, गंतव्य, या रो से लिख दो। रो से भी क्या लिखते हो आप, गंतव्य। कि VRMS बराबर 3P रो का अंडर, इस प्रकार से। तो ये VRMS का मान होता है, यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, यानी कि औसत वेग क्या होता है। औसत वेग निकालना बहुत ही सरल काम है। औसत वेग निकालने के लिए सभी वेग हैं उनको जोड़कर और जितने भी वेग हैं उनका भाग दे दिया जाए। देखो औसत वेग क्या होता है, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग ज्ञात करना बड़ा सरल काम है। जैसे मान लो कोई भी एक पात्र है, उसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, उसके अलग अलग अणुओं का वेग अलग अलग होता है। किसी का V1 है, किसी का V2 है, किसी का V3 है, किसी का V4 है। औसत वेग ज्ञात करना हो तो बड़ा सरल काम, कि अपने चाहते हैं कि V औसत आ जाए। तो V औसत आ जाए तो सभी वेगों को क्या कर दो, जोड़ दो। कि पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, जितने भी वेग हैं उन सभी को क्या कर दिया, जोड़कर, और जितने भी अणुओं की संख्या है वो इसमें भाग दे दो। यानी कि कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या को बड़े N से दर्शा दें। बड़ा N क्या है यहाँ पर, कुल अणुओं की संख्या, यानी कि सभी का औसत कैसे निकाला जाता है, जितने भी हैं उनको जोड़कर जितनी संख्या है उसका भाग दे दो। तो औसत निकालना बड़ा सरल काम है। जैसे मान लो आप के 3 सब्जेक्ट हैं, पेपर हुआ, किसी में आपने 80% अंक प्राप्त किए, किसी में 90% अंक प्राप्त किए, किसी में 85 प्राप्त किए। मान लो 3 सब्जेक्ट थे, एक में आपने 90 प्राप्त किए, एक में आपने 80 प्राप्त किए, एक में आपने 85 प्राप्त किए हैं। तो औसत कैसे निकालोगे, एक में आपने 95 प्राप्त किए हैं, एक में 85 प्राप्त किए, एक में आपने 80 प्राप्त किए हैं। तो जितनी भी संख्या है इनको जोड़कर जितनी कितनी संख्या है 1 2 3, तो यहाँ पर कितने वेग हैं, जितने भी हैं जोड़कर टोटल वेग कितनी होगी, 1 2 3 4 5, जितने भी हैं उसका भाग दे दिया, वो क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो औसत निकालना सरल काम होता है, आप जानते हो। सूत्र क्या होता है, मेन बात इस यहाँ पर सूत्र की है। ये सूत्र तो आपको थोड़ा ध्यान में ऐसे ही रह जाएगा आपकी, यानी कि जिस प्रकार से अपने VRMS का सूत्र निकाला कि VRMS बराबर क्या था, VRMS बराबर 3RT/mw या 3PV/m या फिर 3P रो का अंडर। देखो क्या था, दोबारा से लिख रहा हूं मैं VRMS का सूत्र कि 3RT/mw एक मोल के लिए है ये, क्योंकि एक mw मोलिकुलर वेट एक मोल के लिए होता है, या फिर 3PV/m, m गैस का कुल द्रव्यमान है, या फिर 3P रो। एक मोल ले लें तब ये द्रव्यमान यहाँ पर mw का मिलना है। एक मोल न हो
तो यानी कि RT वाला सूत्र काम में लोगे तो गैस कितनी हो चाहिए अपने को मोलिकुलर वेट काम में लेना है, और 1 मोल न हो तो फिर दाब की फॉर्म में लेंगे तो यहाँ पर गैस का कुल द्रव्यमान लेना पड़ेगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर दाब तो 2-3 मोलों का है, तब यहाँ पर अपने टोटल गैस का मास लेना है, मोलिकुलर वेट काम में नहीं लेना। और RT काम में लोगे तो मोलिकुलर वेट ही काम में लेना है। तो ये तो VRMS ज्ञात करने का है। VRMS के सूत्र मैंने पहले ऊपर लिख दिए थे। इसी VRMS को V एवरेज बना रहा हूं मैं। V एवरेज बनाना हो तो 3 नहीं आता, 3 की जगह क्या आता है 8/पाई। 8/पाई बात समझ में आई? 8/पाई अर्थात समझ में आई। एक होता है सर्वाधिक प्रायिक वेग। ये क्या होता है? अगला वेग आता है सर्वाधिक प्रायिक वेग। सर्वाधिक प्रायिक वेग, सर्वाधिक प्रायिक वेग क्या होता है? जो सबसे ज्यादा अणु द्वारा रखे जाने वाला वेग सर्वाधिक प्रायिक वेग होता है। जैसे मान लो एक कक्षा है, उसके अंदर 80% वाले विद्यार्थी ज़्यादा हैं, 90 वाले कम हैं, 70 वाले भी कम हैं, 95 वाले भी कम हैं, 60 वाले इक्के दुक्के हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन से हैं? 80 वाले हैं। तो इसका औसत क्या है? ये सर्वाधिक प्रायिक वेग क्या है? 80 है। हो सकता है कि इनका जोड़ कर औसत निकालेंगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आ सकता है, लेकिन सर्वाधिक प्रायिक वेग क्या होता है? वह वेग जो ज़्यादातर अणुओं द्वारा रखा जाता है, तो वो सर्वाधिक प्रायिक वेग होता है। तो सर्वाधिक प्रायिक वेग ज्ञात करना बहुत ही सरल काम है। तो जो सूत्र आप सर्वाधिक प्रायिक को मैं MP लिख दूं। MP का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल वेग। मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट का मतलब सर्वाधिक, और P से प्रायिकता से लिया है, प्रोबेबिलिटी। तो सर्वाधिक प्रायिक वेग में क्या आता है? यहाँ पर इसमें 3 आया, इसमें 8/पाई आया, तो इसमें आखिरकार क्या आएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सूत्र में कोई चेंजिंग है नहीं। यहाँ पर आएगा 2 MP, ऐसे ध्यान रखना, MP 2 ही है तो 2 आ जाएगा। तो RT/mW, यानी कि R और T लेंगे तो MW आएगा, PV लेंगे तो गैस का कुल द्रव्यमान आएगा, और पीरो कुल दाब और घनत्व। ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। यानी कि अलग अलग प्रकार की वेलोसिटी बता दी। एक VRMS है, एक V एवरेज है, V मोस्ट प्रोबेबल है। तो गैस के अणु का कौन सा गैस के अणु ज़्यादा रखते हैं इनमें से? तो गैस के अणु का अपने यहाँ पर ले लें, अणुओं की संख्या ले लें। अणुओं की संख्या कहते हैं, अणुओं का अंश कहते हैं, अणुओं का अंश। अब देखो, कम वेग रखने वाले अणुओं की संख्या भी कम होती है। कम रखने वाले अणुओं की संख्या कम होगी, यानी कम वाला भी नीचे रहेगा। ज्यादा रखने वाले अणुओं की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। तो फिर बीच विचाले का वेग, यहां पर क्या लिया अपने? वेग। यानी कि कम वेग रखने वाले अणु कम होते हैं, ज्यादा वेग रखने वाले भी अणु कम होते हैं। जैसे अपने परसेंटेज की बात माने कि किसके कितने परसेंट आए, बिल्कुल 33%, 34%, 35% आने वाले विद्यार्थी भी कम होते हैं। यानी कि इक्के दुक्के विद्यार्थी क्या आते हैं, 33% आगे, 34 आगे, और 99%, 100% या 98% आने वाले भी इक्के दुक्के होते हैं। यानी कम परसेंट वाले अणु भी कम होते हैं, और ज़्यादा वेग रखने वाले, कम वेग रखने वाले अणु कम, ज़्यादा वेग रखने वाले अणु कम। तो बीच विचाले के रखने वाले अणु क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो ग्राफ क्या आता है? कुल मिलाकर इस प्रकार का आता है। तो जो सबसे ज़्यादा अणु का वेग रखा जाता है वो तो क्या होता है? ये वेग होता है, वो VMP होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है। और इसका मान क्या आता है? 2RT/mW वाला होता है, ये 2 वाला होता है। तो फिर VRMS और V एवरेज कहाँ रह गया? तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो
VRMS होता है, यानी कि ये तो सबसे चोटी पर है, यानी कि सबसे ज्यादा अणु द्वारा रखा जाने वाला वेग क्या है, VMP है। इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, यहाँ तो 2 था, √3 में होता है। ये क्या होता है, यानी कि VRMS रखने वाले अणु की संख्या कम होती है। तो ये वेलोसिटी क्या होती है, ये तो VMP था, और ये क्या होगा, V एवरेज होगा। और इससे भी ज्यादा V एवरेज में 8/पाई होता है। देखो ये बीच बिचाले का होता है, 8/पाई का मान क्या होता है, 3.1416। तो 3 का भाग देंगे, 3 2 6, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ पर देखो 3 है, इसका मतलब ये बीच बिचाले का है। तो ये V एवरेज है। V एवरेज से भी ज्यादा क्या होगा, VRMS होगा। तो VRMS यानी कि सबसे ज्यादा वेग तो होता है VRMS है। जैसे मान लो ये मान लो 50 का वेग है, ये 60 का वेग है, ये 70 का वेग है। 50 का वेग रखने वाले अणुओं की संख्या ज्यादा है, 60 का वेग रखने वाले अणुओं की संख्या कम है, और 70 का वेग रखने वाले अणुओं की संख्या और ही कम है। यानी कि जैसे जैसे वेग बढ़ता है वैसे वैसे उसके रखने वालों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे बड़ा वेग कौन सा, VRMS बड़ा, फिर कौन बड़ा, V एवरेज बड़ा, फिर कौन बड़ा, VMP बड़ा। VRMS क्या होता है, √3, इनका अनुपात ले लें, बाकी सभी चीजें सेम है, इसमें √3 और इसमें V एवरेज में 8/पाई, और VMP में क्या होता है, √2। तो इनका औसत निकालना हो, इसका अनुपात निकालना हो तो आप √3, √8/पाई और √2 लिख सकते हैं। तो इनका कई बार इनका अनुपात पूछ लिया जाता है, तो इनका अनुपात निकालना अब हो गया है आसान। तो आप बहुत ही सरलता से इनका अनुपात लिख सकते हैं। तो इनको हल करोगे तो √3 को हल करोगे तो ये कितना आता है, √3 का मान कितना होता है, 1.732। √2 का मान कितना होता है, 1.414। और √8/पाई का मान आपको याद ही रखना पड़ेगा। √8/पाई का मान कितना होता है भाई, तो ये मान होता है 1.5954। तो इस प्रकार से बड़ा कोण